गजाननं भूतगणाधिपति सेवेन्तं कपित्त जम्बो फलचारु भक्षणम् उमाशूतं शोक विनाशकारकम्। सारी जिंदगी मैं ढूंढता अपनी बच्ची के लिए तो आप लोगों जैसा परिवार नहीं मिलता। हर बात में आप लोगों से हम कमतर हैं। भाई साहब, आपको एक अच्छा दामाद चाहिए था और हमें एक संस्कारी बहू जो हमारे बेटे और हमारे पूरे परिवार को संभाल सके। बस हमें जो चाहिए था हमें मिल गया। अब हम चलते हैं। ये फोटो कहाँ की है? नहीं याद आ रहा है। एक सेकेंड, उसी से पूछता हूँ। कैसे हैं आप पापा? अरे बेटा एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा एक बात बताओ, ये मैं एल्बम देख रहा था तो इसमें एक तुम्हारे बचपन की फोटो है, हम दोनों साथ में हैं और तुम आइसक्रीम खा रही हो। बेटा ये फोटो हमने कहाँ खिंचवाई थी? वो हमने फेमस पार्क में खिंचवाई थी जब आप मुझे म्यूजियम लेकर गए थे। वो भी क्या दिन थे ना पापा। हाँ बेटा, बहुत 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 प्यारे दिन। अच्छा एक काम करते हैं, बस मैं तेरे पास फटाफट आता हूँ और फिर कहीं घूमने के लिए चलेंगे और वहां पर मैं तुझको तेरी फेवरेट आइसक्रीम चॉकलेट वाली खिलाऊंगा। नहीं पापा, अभी नहीं। क्या बात है बेटा, अभी 1 महीने पहले फोन किया था तो तूने कहा था पापा अभी नहीं। अब फोन कर रहा हूँ तू मना कर रही है। पापा से मिलना नहीं चाहती है क्या? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे क्यों नहीं मिलना चाहूंगी। वो क्या है ना, मैंने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली है, उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। एक बार मैं फ्री हो जाऊं फिर आप मुझे मिलने जरूर आइएगा और फिर हम खूब घूमेंगे। अच्छा अभी मुझे क्लासेस के लिए लेट हो रहा है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। बाय पापा। अपने पिता से एक पल के लिए भी दूर न रहने वाली एक लाडली बेटी शादी के बाद उनसे न मिलने के बहाने ढूंढ रही थी। अपने पिता से फोन पर बात करते वक्त जयश्री को समय का भी ख्याल नहीं रहता था, लेकिन जैसे ही किशोर उससे मिलने की बात करते उसे कोई जरूरी काम याद आ जाता और वो बात पूरी सुने बिना ही फोन काट देती। क्या वजह हो सकती थी? कोई मजबूरी या कुछ और? इसी सवाल ने किशोर को भी बेचैन कर दिया और जवाब ढूंढने वो अगले ही दिन मुंबई के लिए निकल पड़े। नमस्ते बहन जी। आप? जी माफी चाहता हूँ बहन जी कि मैं बिना सूचित किए हुए चला आया। असल में बड़े दिनों से जयश्री की बहुत याद आ रही थी तो सोचा कि चल के आप सबसे मिल लूं। यहाँ पे कोई जयश्री नहीं रहती, चाहिए आप यहाँ से। क्या हुआ बहन जी, कुछ जयश्री से गलती हो गई? आप नाराज हैं उससे? मैंने एक बार आपको कहा ना कि यहाँ पे कोई जयश्री नहीं रहती, चाहिए आप यहाँ से। जयश्री आपकी बहू है, मैंने खुद अपने हाथों से उसे आपके साथ विदा किया था। अरे बेटा बेटा देखो बहन जी क्या कह रही हैं, क्या हुआ कुछ तो बताओ। बहन जी कह रही हैं कि जयश्री यहाँ नहीं रहती। माँ ठीक कह रही है। विशाल कौन है ये? देखिए ये है मेरी बहू और मेरे बेटे की धर्मपत्नी। आपकी बेटी को तलाक दिए हुए 3 महीने हो चुके हैं और हमें नहीं पता कि आपकी बेटी कहाँ है, इसलिए बार बार हमें परेशान मत कीजिए, जाइए यहाँ से, चलो। कैसे हैं आप पापा? हेलो जयश्री बेटा, तुम कहाँ हो? घर पर हूँ, और कहाँ होंगी? बेटा तुम अपने घर पर नहीं हो, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं। कहाँ हो तुम बताओ ना। जय जय अपनी बेटी की खुशियां अपनी आंखों से देखने की उम्मीद लेकर आए पिता के लिए यह सब कुछ जानना सर पर आसमान गिरने जैसा था। किशोर को ना तो यह समझ आ रहा था कि क्या हुआ है और ना ही ये कि क्या हो रहा है। लाखों सवाल उठ रहे थे उनके दिमाग में जिनका जवाब देने के लिए जयश्री उनके सामने नहीं थी और जो सामने थे वो जवाब देना नहीं चाहते थे। लेकिन ऐसे हालात में आखिर कोई भी पिता चुप कैसे बैठ सकता? लेकिन इस मामले में हमारे दखल देने जैसा कुछ नहीं है।
आपकी बेटी ना किडनैप हुई है और ना ही मिसिंग। वो तो बस आपसे बात करना या मिलना नहीं चाहती, और ये कोई क्राइम नहीं है। ये आपका आपसी मामला है और इसे आपको ही सॉल्व करना होगा। सर एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए सर। कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है सर। सर मेरी बच्ची मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करती, और सर यहाँ उसका तलाक हो गया और मुझे खबर तक नहीं। सर बहुत बड़ी गड़बड़ है सर। देखिए, मैं आपकी इस मामले में कुछ ज्यादा मदद तो नहीं कर सकता हूँ, हाँ लेकिन एक काम जरूर कर सकता हूँ। मैं आपकी बेटी का मोबाइल नंबर ट्रेस करके ये पता लगाता हूँ कि वो शहर के किस इलाके में रहती है। आप वहां जाकर उसे ढूंढ सकते हैं। सर ये बोरीवली वेस्ट का लोकेशन दिखा रहा है। गुड जॉब मात्रे, ये बोरीवली वेस्ट का लोकेशन है। बोरीवली वेस्ट। भाई साहब, ये मेरी बेटी है, इसको आपने कहीं देखा है? जी कितने दिन रहना है आपको यहाँ पे? मैम, जब तक मेरी बेटी मुझे नहीं मिल जाती तब तक उसे ढूंढे बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता। पुलिस के बताए उस इलाके में किशोर जी अगले 5 रोज दिन रात अपनी बेटी को ढूंढते रहे, न थके न रुके, और आखिरकार एक दिन उन्हें उनकी जयश्री दिखाई दी। भाई साहब, ये मेरी बेटी है, क्या आपने इसको कहीं देखा है? जयश्री! जयश्री! उस रिक्शे का पीछा करो। वो लड़की जो यहां बैठी थी वो कहां गई? जयश्री! 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 कहां जा रही है बेटा? और पापा का फोन क्यों काट दिया था? क्या हुआ तेरे साथ? कुछ तो बोल। पापा, आप अभी तक सोए नहीं? नहीं, सड़क पर जो कुछ हो रहा था वो सब मैंने देखा। कौन था वो आदमी और क्या हो रहा है ये सब? वो बोलो। इससे आपका कोई लेना देना नहीं। मेरा लेना देना नहीं है। मैं बाप हूं तेरा, मां भी हूं तेरी। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तेरा मेरे साथ लेना देना बना रहेगा। हाँ, अगर तू ये चाहती है कि मैं मर जाऊं तो लेना देना खत्म हो जाएगा, ठीक है? बहुत कुछ झेला है मैंने आज तक, बस अब और नहीं झेल सकती। नहीं झेल सकती, मैं अपने पापा को नहीं खो सकती। अपने पापा को नहीं खो सकती। मेरी बच्ची।
बोलती क्यों नहीं है? बता ना क्या हुआ तेरे साथ, बता ना। इसकी शुरुआत तब से हुई जब से मैंने विशाल से शादी करने के लिए हाँ कहा। और फिर सब सेट हो गया है, माँ भी मान गई है और तुम भी शादी के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? लेकिन विशाल, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे घर में शादी के बाद बहुओं को काम करने देने की परंपरा नहीं है और तुम्हारी माँ परंपराओं को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर माँ इतनी जल्दी कैसे मान गई? मतलब 2 घंटे 10 मिनट और 5 सेकंड लंबी डिस्कशन चली और उसके बाद जाके माँ मानी है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विशाल, लेकिन डॉक्टर बनना मेरे लिए मेरा एक बहुत बड़ा सपना है। कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। कोई गड़बड़ नहीं होगी बाबा, मैंने कहा ना कि शादी के बाद तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हो। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस, ओके? तो फिर मैं भी तैयार हूँ। विशाल ने मुझसे झूठ बोला था। उसने घर पर बात ही नहीं की थी और इस बात का पता मुझे शादी के बाद पता चला। क्या मांगा भगवान से? लेट मी गेस, 4 बच्चे। बच्चे? अभी से? विशाल, हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? कम ऑन जयश्री, एक लड़की को जिंदगी में क्या चाहिए? एक अच्छा पति और एक अच्छा ससुर, वो दोनों तो है तुम्हारे पास। हाँ, लेकिन मैं भगवान से आशीर्वाद मांग रही थी कि कल एंट्रेंस एग्जाम में मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं और जल्द से डॉक्टर बन जाऊं, ताकि मेरे पति और मेरे ससुराल वाले मुझ पर गर्व कर सके। क्या हुआ विशाल, सब ठीक तो है? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। तुम परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? क्या जरूरत है ये एग्जाम देने की? क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब है? आदमी करियर इसलिए बनाता है क्योंकि वो सेटल होना चाहता है, और तुम सेटल हो चुकी हो। जयश्री, हमारी लव मैरिज हुई, फिर भी घर के हर एक मेंबर ने तुम्हें प्यार से एक्सेप्ट किया है ना? माँ भी तुम्हें इतना प्यार करती है, तो फिर ये सब करके क्यों माँ को तुम नाराज करना चाहती हो? माँ को क्यों नाराज करना चाहती हो? मतलब विशाल, तुम जानते हो बचपन से लेकर आज तक मेरा सिर्फ एक ही सपना रहा है, वो है डॉक्टर बनना। शादी के पहले मैंने तुमसे क्लियर कर दिया था कि मैं शादी के बाद पढ़ाई करूंगी और काम करूंगी, और तुमने हाँ भी कहा था, और ये भी कहा था कि माँ मान गई है, माँ को कोई ऐतराज नहीं। तो फिर माँ को नाराज करने का सवाल ही कहाँ आता है? ये तुम क्या कह रहे हो विशाल? तुमने मुझसे झूठ बोला था ना? बोलो विशाल, तुमने मुझसे झूठ बोला था ना? जवाब दो विशाल, तुमने मुझसे झूठ बोला था ना? हाँ, मैंने झूठ बोला था, क्योंकि अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो हमारी शादी कभी नहीं होती। विशाल, तुम जानते हो कि डॉक्टर बनना मेरा सबसे बड़ा सपना है, फिर भी। कैसा सपना? कौन सा सपना? सपनों से ज्यादा जरूरी है जिंदगी, और ये घर और इस घर के लोग, वो ही तुम्हारी जिंदगी है। और एक बात, अगर तुम बेहतर जिंदगी जीना चाहती हो तो तुम्हें वही करना होगा जैसे इस घर की औरतों से करने की उम्मीद की जाती है। गॉट इट? मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना अपने आप में किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। थैंक यू सर। सर, आगे की प्रोसीजर? हाँ, देखिए, हमारा सेशन 1 महीने के बाद शुरू हो जाएगा। उससे पहले आपको 25,000 रुपए पूरे 1 साल की फीस जमा करनी होगी। 25,000 रुपए? ठीक है सर, मैं जमा करवा दूंगी। गुड। इसके अलावा 1.5 लाख रुपए आपको और जमा करने होंगे। 1.5 लाख रुपए? सर, 1.5 लाख रुपए किस बात के? आपकी मर्जी है मैडम, चाहे इसे ट्यूशन फीस कह लीजिए
या डोनेशन? सर इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? सर पॉसिबल नहीं है, प्लीज। बहुत कम है मैडम। मेडिकल की एक एक सीट के लिए लोग 20-20 लाख रुपए देने को तैयार हैं, और हम क्या, सारे कॉलेज इतना चार्ज करते हैं। लेकिन ये बात गलत है ना सर, इतनी मेहनत करके हमने एंट्रेंस एग्जाम पास की और यहाँ तक पहुँचे, और आप कह रहे हैं कि ज्यादा बहस नहीं, ये रूल मैंने नहीं बनाया है। अगर आपके पास फीस देने के लिए पैसे हैं तो आपका स्वागत है, वरना डॉक्टर बनने का ख्याल अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। सर लेकिन एंडी में गो नाउ। I told you that is not possible, जयश्री। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे हैं मेरे पास। पर माँ को पूछे बगैर मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दे सकता हूं, और माँ नहीं मानेगी पैसे देने के लिए। पर विशाल, ये मेरे फ्यूचर का सवाल है। बहुत मेहनत की है मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। प्लीज मेरी खातिर एक बार माँ जी से बात करके देखो, मुझे पूरा यकीन है माँ जी तुम्हारी बात जरूर मानेगी। मैंने तुमसे विशाल सही कह रहा है, मैं नहीं मानूंगी। और अगर तुमने इस बार इसका साथ दिया या तो इस बारे में मुझसे बात करने की कोशिश भी की तो तुम अपनी माँ को खो बैठोगे। ऐसा मत कहिए माँ जी, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। मैं तो सिर्फ, मेरी नजर में ये गलत है। तुम्हें फीस के पैसे नहीं मिलेंगे, बस बात यहीं पर खत्म। ठीक है माँ जी, मत दीजिए पैसे। अगर मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ तो आगे का रास्ता भी खुद ही तय कर लूंगी। लेकिन एक दिन आपको यह एहसास जरूर हो जाएगा कि मैं जो भी कर रही हूँ गलत नहीं कर रही हूँ। पति के झूठ और सास के पुराने ख्यालात ने जयश्री के सपने पर सवालिया निशान लगा दिया। उसके पति विशाल ने झूठ बोलकर जयश्री से शादी करने का अपना सपना तो पूरा कर लिया, लेकिन उसे अपनी पत्नी के सपने की कोई कदर नहीं थी। विशाल ने फीस के पैसे देने से साफ इनकार कर दिया था, और जयश्री जानती थी कि उसके पिता की हैसियत इतनी नहीं है कि वो पैसे दे सके, सो उनसे भी मदद नहीं मांग सकती थी। लेकिन मंजिल के इतना करीब पहुंचकर हार भी तो नहीं मान सकती थी। सो उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि हर वो दरवाजा खटखटाए जहां से मदद की जरा सी भी उम्मीद हो। मैंने आपका लोन एप्लीकेशन देखा, बट आई एम सॉरी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। बट क्यों सर? क्योंकि आपके पास इस लोन को भरने के लिए कोई जरिया है, ना तो जॉब है और ना तो दूसरा कोई तरीका है। तो आप इस कंडीशन में लोन के पैसे वापस कैसे कर पाएंगे? बट सर, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका होगा। प्लीज सर, प्लीज हेल्प मी। एक रास्ता है, अगर आपके गारंटर फॉर्म पे कोई साइन कर दे तो आपका लोन पास हो सकता है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विशाल? मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ एक साइन चाहती हूँ, और वो भी तुम मुझे देने से इनकार कर रहे हो। क्यों विशाल? क्योंकि तुम इस घर की बहू हो। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है जयश्री? इस घर की बहू की जगह क्लिनिक में नहीं है, किचन में है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो विशाल? अगर माँ ऐसी बातें करे तो समझ में आता है, वो पुराने ख्यालों की है। लेकिन तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? और फिर शादी से पहले तुमने ऐसी बातें कभी नहीं की थी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? अचानक कुछ नहीं हुआ है, मैं ऐसी ही बातें करूंगा, और ये बातें तुम्हें माननी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम मर्द हो। हाँ, इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, ठीक है? नहीं विशाल, मर्द वो होता है जिसमें हिम्मत होती है, और तुमने ना ही मेरा साथ देने की हिम्मत है, ना ही सच्चाई का साथ देने की। रसोई में तो तुम्हें होना चाहिए। ना कोई इनकम प्रूफ, ना कोई गारंटर। मुझे नहीं लगता कोई भी बैंक आपको लोन देगा। जी सर, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वो कैसे सर? देखिए, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है। कई बार आप जैसे डिजर्विंग लोगों को बैंक की छोटी सी फॉर्मेलिटी या पेपर वर्क की वजह से लोन नहीं मिलता। मैं ऐसे लोगों की मदद करता हूँ, उन्हें प्राइवेट लोन दिलाकर। नो इनकम प्रूफ, नो गारंटर, नो फॉर्मेलिटीज। मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ। थैंक यू सो मच सर। देखिए, आपको शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपने बैंकिंग आवर्स में अपना बिजनेस नहीं करता हूँ, तो
मेरा बिजनेस छोटा है, इसके लिए मैं घर से ऑपरेट करता हूँ। ये मेरा कार्ड है, उसमें मेरा एड्रेस है। आप रात को 8 बजे मुझे मिलिए। रात को? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आ जाऊंगी। थैंक यू सर। थैंक यू। बैंक मैनेजर अमित कपूर से मिलने के बाद जयश्री की हालत ठीक वैसी ही थी जैसे रेगिस्तान में भटकते प्यासे मुसाफिर की होती। वो पानी देखते ही अपनी प्यास बुझाने दौड़ पड़ता है और इस मृग मरीचिका के पीछे दौड़ते दौड़ते अपनी जान गंवा बैठता है। जयश्री के साथ भी तो ऐसा ही नहीं होने वाला। जयश्री जी, आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आप बैठिए, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। मैं अभी आया। जी। ये आपके पैसे। थैंक यू सो मच सर। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आप नहीं समझ सकते कि इस वक्त मेरे लिए पैसे क्या मायने रखते हैं। मैं समझ सकता हूँ। सर कोई फॉर्मेलिटी, मेरा मतलब है फॉर्म वगैरह? नो 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 फॉर्मेलिटी। लेकिन क्या सर? बस आपको मेरे साथ एक कप चाय पीनी होगी, यही एक फॉर्मेलिटी है। चाय? नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? इसमें तकलीफ की क्या बात है? वैसे मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ और इसे आप शर्त मान लीजिए। अभी आए। सब थैंक यू भगवान जी। चाय ये आपके लिए। थैंक यू सर। पीजिए। आपको चाय कैसी लगी? अच्छी है सर। सब मुझे चक्कर आ रहे हैं सब। विशाल, चाय में कुछ था। मुझे सब दिखाई दे रहा, सब समझ में आ रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। विशाल, क्यों हुआ मेरे साथ ये सब? क्यों हुआ ये सब तेरे साथ? पैसों की लालच में आकर जानबूझकर तूने ही किया होगा। माँ जी, नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही है? मैं ऐसा क्यों करूंगी? विशाल तुम ही कहो ना माँ जी से, मैं ऐसा क्यों करूंगी? और मेरा अब कुछ लेना देना नहीं है। विशाल, मुझे तलाक चाहिए। सुना तुमने? सिर्फ तलाक। नहीं विशाल प्लीज ऐसा मत कर विशाल।
माँ जी, माँ जी आप तो विशाल को समझाइए। माँ जी, माँ जी। विशाल ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। मुसीबतों से मेरा रिश्ता और गहरा और मजबूत होते गया। बैंक मैनेजर ने मेरी सारी तस्वीरें इंटरनेट पे डालने की धमकी दी, मुझे ब्लैकमेल किया। मैं उसकी हाथों की कठपुतली बन गई थी। कल दिल्ली से मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट आने वाला है, एड्रेस दे दूंगा, ठीक टाइम पर पहुंच जाना। लेकिन मैं उससे मिलकर क्या करूंगी? तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब कुछ वो संभाल लेगा। तुम सिर्फ टाइम पर पहुंच जाना, और याद रहे वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। समझ गई तुम? इतना सब कुछ हो गया तेरे साथ, तू सब कुछ सहती, वो भी बिल्कुल अकेले। और मैं वहां आराम से बैठा सोचता रहा कि तू अपनी ससुराल में बहुत खुश है। अब मैं आपकी वो बेटी नहीं रही पापा, मैं गंदी हो गई हूँ, गिर गई हूँ। नहीं मेरे बच्चे, नहीं, तू बिल्कुल भी गिरी हुई नहीं है। अरे गंदे तो वो लोग हैं जिन्होंने तेरा विश्वास तोड़ा, तेरी मासूमियत का फायदा उठाया। उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता, और तू भी उन्हें कभी माफ मत करना। मेरा बच्चा, मैं तेरे साथ हूं, तेरा पापा तेरे साथ है। तू अकेली नहीं है बेटा, तू अकेली नहीं है। मत रो। इस बैंक में काम करता है ये मिस्टर अमित कपूर? जी, वो मेरे पास उनका कार्ड है, ये लीजिए। कानून की तरफ से मैं आपसे एक वादा करता हूं कि अगर आपने पूरी हिम्मत के साथ हमारा साथ दिया तो सड़ा डालेंगे इसको जेल में। वैसे आप सबके सामने अदालत में अपनी कहानी सुना पाओगी ना? हाँ बोल बेटा, हाँ बोल इंस्पेक्टर साहब को। जी। अमित कपूर तू ही है? हाँ, लेकिन बात क्या है? पता चल जाएगा, गिरफ्तार करो इसे। अरे आप ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं मुझे? मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। चल, लेकिन इंस्पेक्टर साहब मैंने किया क्या है? अरे कहाँ लेकर जा रहे हो आप? चल चल। अभी पता चला क्या किया है तूने? चल, बाकी बातें थाने में करेंगे। आजा, चल। अरे चल। मैनेजर अमित कपूर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली और वो तमाम वीडियोस और फोटोग्राफ्स बरामद कर लिए जिनके दम पर वो जयश्री का मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहा था। अपने पिता के प्रोत्साहन से जयश्री ने उस दोषी मैनेजर को उसके किए की सजा तो दिलवा दी, लेकिन खुद को संभालने की हिम्मत अब भी नहीं जुटा पाई थी। अतीत की दर्दनाक यादों और इतना कुछ खो देने के गम ने उसे नाउम्मीदी की गर्त में ढकेल दिया था। वो जैसे जीना भूल ही चुकी थी, या यूं कहिए कि उसने शायद खुद को जिंदा लोगों में गिनना ही बंद कर दिया था। बेटा, हर बाप अपनी औलाद के भले के लिए उसे नसीहत देता है, लेकिन मैं तुझे कोई नसीहत नहीं दूंगा। सिर्फ इतना ही पूछना चाहूंगा कि आज जिस हालत में तू है, अगर इसी हालत में मैं होता तो क्या तू बर्दाश्त कर पाते? बोल। पापा,
पापा वो बेटा, जिंदगी ने बहुत ज्यादतियां की हैं तेरे साथ। अब इन आंसुओं को पूंछ डाल बेटा। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता तेरी ये हालत। संभाल अपने आप को। अपने पिता का साथ, उनका प्यार मिलने के बावजूद पूरा 1 साल लग गया जयश्री को संभलने में। अपने पिता की बात मानकर जयश्री ने एक बार फिर से जिंदगी को मौका देने का फैसला किया। डॉक्टर बनने के अपने अधूरे सपने को पूरा करने का फैसला किया। और जयश्री ने न सिर्फ एक बार फिर से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया, बल्कि उसे अच्छे नंबरों से पास भी किया। लेकिन एक बार फिर से वही चुनौती आकर उसके सामने खड़ी हो गई जिसने पहले उसका रास्ता रोका था। मेडिकल कॉलेज की ऊंची फीस, जिसका इंतजाम वो इस बार भी नहीं कर सकती थी। अच्छी शिक्षा पर तो सबका हक होता है सर, मगर वो इतनी महंगी होगी तो हमारे जैसे लोगों का क्या होगा। नहीं, मैं मतलब पूरी फीस माफ करने के लिए नहीं कह रहा। मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट थी कि अगर थोड़ी सी कम हो जाए तो। देखिए, मेडिकल की पढ़ाई की बात कर रहे हैं हम, आलू या टमाटर की नहीं। तो हम थोड़ा ठीक भाव लगा देंगे तो आप 1 किलो ले लेंगे। देखिए, आप पूरी फीस भर सकते हैं तो रुकिए, वरना आप जा सकते हैं। नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। प्लीज आप जाइए। सरकारी कॉलेजेस की कमी को पूरा करने के लिए सरकार शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं को न सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस खोलने की अनुमति देती है, बल्कि उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है, ताकि देश की युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा पाकर देश की तरक्की में भागीदारी निभा सके। पर अफसोस, कुछ कॉलेजेस शिक्षा के प्रसार के इस महान उद्देश्य को भुलाकर खुद को डिग्रियों के शोरूम में तब्दील कर लेते हैं, जहां हर डिग्री की अलग कीमत होती है। बस उसे डिग्री की MRP के बजाय ट्यूशन फीस, डोनेशन या कोई और नाम दे दिया जाता है। पेरेंट्स को कॉलेजेस की मांगों के आगे झुकना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए अपने बच्चों के भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। लेकिन जयश्री जैसे उन स्टूडेंट्स का क्या, जिनके लिए इन पैसों का इंतजाम करने के बारे में सोचना तक मुमकिन नहीं होता? क्या उन्हें इन कॉलेजेस की मनमानी के आगे हार मान लेनी चाहिए? कॉलेज प्रशासन, हाय हाय, हमारा डोनेशन वापस दो। अरे तानाशाही नहीं चलेगी। अरे क्या बात है बेटा, रुक क्यों गए? पापा, एक बार मैं अपने सपने को टूटते हुए देख चुकी हूँ, दोबारा ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं ये नहीं कहती कि इस बार मैं जीत जाऊंगी, लेकिन बिना लड़े हार भी नहीं मानूंगी। कॉलेज प्रशासन, हाय हाय, तानाशाही नहीं चलेगी। कॉलेज प्रशासन, हाय हाय, हम डोनेशन नहीं देंगे। तानाशाही नहीं चलेगी। अरे कॉलेज प्रशासन, हाय हाय। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि एजुकेशन पर सबका हक है, इसीलिए इसे पैसों से नहीं तोला जाना चाहिए, वरना जो जयश्री के साथ में हुआ वो हम में से किसी और के साथ में भी हो सकता है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उससे बढ़कर डरावना और भयानक कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि अगर हम इस स्टोरी को पब्लिश करें, पूरे मीडिया के साथ साथ गवर्नमेंट का ध्यान भी इस आंदोलन पर जरूर जाएगा। लेकिन तुम्हारे लिए इस कहानी को पब्लिश करना, अगर ऐसा करने से ये रुक सकता है तो मैं तैयार हूँ। आप हमारी स्टोरी पब्लिश कर सकती हैं। कैमरा ऑन। शालिनी, मेडिकल कॉलेज जाकर जयश्री और बाकी स्टूडेंट्स के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। थैंक यू। भारत सरकार ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को यह अधिकार दिया है कि वो अपने यहाँ चलाए जा रहे कोर्सेज की फीस खुद तय कर सकती है, लेकिन साथ ही उनसे ये उम्मीद भी रखी जाती है कि वो शिक्षा को इतना महंगा ना कर दें कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर ही हो जाए। लेकिन बहुत सी निजी शिक्षण संस्थाएं इस मामले में कोई कानून ना होने का फायदा उठाते हुए मनमानी फीस वसूलना शुरू कर देती है।
जैसा कि जयश्री के केस में हुआ। प्राइवेट कॉलेजेस और अन्य शिक्षण संस्थाएं यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या हो रहा है तो आप इस बात की शिकायत इन दोनों संस्थाओं में कर सकते हैं। और अगर वहां भी आपकी समस्या का समाधान ना हो तो आप अदालत का दरवाजा खटखटाकर न्याय की मांग कर सकते हैं, जैसा कि जयश्री ने किया। इतना सब सहने के बाद इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने का इतना जज्बा, आई एम इम्प्रेस्ड। जयश्री, तुम इस लड़ाई को जीतकर इस देश की लड़कियों के लिए एक मिसाल बन सकती हो। मैं तुम्हारा इस लड़ाई में साथ दूंगी। मैं आप लोगों का केस लड़ूंगी, वो भी बिना किसी फीस के। हेलो, मैनेजमेंट चाहता है कि आंदोलन वाली लड़की को कैसे भी करके रोका जाए। जयश्री, घबराओ मत, पहचानो इनको। जयश्री के केस को अपने अंजाम तक पहुंचने में एक लंबा अरसा लग गया, लेकिन जयश्री और उसके साथियों ने इस थका देने वाली लंबी लड़ाई से हार नहीं मानी। वो जूझते रहे और हर गुजरते दिन के साथ उन्हें समाज के हर वर्ग और अन्य संस्थाओं का समर्थन मिलने लगा। और देखते ही देखते अन्याय के खिलाफ और शिक्षा के अधिकार के लिए उनकी इस लड़ाई ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। लेकिन सिर्फ जयश्री और उसके साथी ही ये लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ऊपरी अदालत में कुछ अन्य स्टूडेंट्स भी ऐसी ही एक लड़ाई लड़ रहे थे। और जब ऊपरी अदालत का फैसला आया तो उसमें कहा गया कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है और सरकार को नागरिकों के इस अधिकार की रक्षा करनी चाहिए और इन कॉलेजेस की मनमानी पर अंकुश लगाना चाहिए। इस फैसले को आधार बनाते हुए निचली अदालत ने भी जयश्री और उसके साथियों के हक में फैसला सुनाया और आखिरकार जयश्री का सपना साकार हुआ। उसे और दूसरे स्टूडेंट्स को कॉलेज में दाखिला मिला, वो भी बिना डोनेशन या ट्यूशन फीस चुकाए। याद रखिए, आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून है, लेकिन उनकी रक्षा करना सबसे पहले खुद आपका अपना फर्ज है। इसलिए आगे बढ़िए, आवाज उठाइए। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और बेमिसाल सच्ची कहानी के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, सो फाइट बैक्स। तो सावधान